नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित तिवारी और यूपीएससी, पीएफओ, एपीएफसी, ईओ 2025 के लिए हम एक और प्रैक्टिस सेशन लेकर आ गए हैं, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर 10 इंडियन पॉलिटी के अगले टॉपिक के एमसीक्यूज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सुपर फास्ट रिवीजन हम इस तरीके से करा रहे हैं। साथ में हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, न्यू लेबर कोड को 38 क्लासेस में बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर दिया है। यदि अभी तक आपने उस सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस सीरीज़ को देखें और अपनी इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ को कंप्लीट कर लें। साथ ही 30 क्लासेस में हमने 30 क्लासेस में हमने अकाउंटिंग को भी कंप्लीट कर दिया है, 6 क्लासेस में ऑडिट को कंप्लीट कर दिया है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन 3 सब्जेक्ट को एक बार बहुत बेहतरीन ढंग से देख लें, क्योंकि यदि आप इसे देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपको एक हेल्प मिलने वाली है, कहीं ना कहीं आप अपने लेवल को बहुत आगे लेके जाने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, आज के क्वेश्चंस को। उससे पहले बता दूं कि हमने 2025 के नए मॉड्यूल्स ऐड करने चालू कर दिए हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन के और ऑडिट के और अकाउंटिंग के 3 मॉड्यूल जो हैं मैंने ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर 100 लिखा है, लेकिन मैंने इसे बढ़ाकर 500 क्वेश्चन कर दिया। आप चाहें तो उसको जैसे आप एक्सेस करेंगे तो आप देख पाएंगे, जिन्होंने ऑलरेडी इसे परचेज कर रखा है वो इसे एक्सेस करके देख पा रहे होंगे। तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जाओ, पैकेज को परचेज कर लो। अभी कीमत पैकेज की सिर्फ 399 रुपये है, लेकिन जैसे ही ये सारे के सारे मॉड्यूल अपलोड होंगे 6, उसके बाद इसकी कीमत बढ़ाने वाले हैं दोस्तों हम। तो मैं सभी बच्चों से बोलूँगा कि 399 रुपये की इनिशियल प्राइस में ही इसे एक्सेस कर लें सभी लोग। अब हमारा आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ये पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज से रिलेटेड आज एमसीक्यूज हम करने वाले हैं। 10 बहुत बेहतरीन एमसीक्यू यहाँ पर हम करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विलेज पंचायत इज अकाउंटेबल टू द, ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह है? ऑप्शन है पंचायत समिति, ऑप्शन बी है जिला परिषद, ऑप्शन सी है चेयरमैन ऑफ द विलेज पंचायत यानी कि विलेज पंचायत के अध्यक्ष, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चंस को हमने बाइलिंगुअल रखा है ताकि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी के लिए आसानी हो। हर एक क्लास में सब्जेक्ट के हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि आप हर एक टॉपिक को अच्छे से एनालिसिस कर सकें कि भाई आपको किस टॉपिक में कितनी मेहनत करनी है। आप खुद से समझ पाएँ कि आप कहाँ पर कितने पानी में हैं, कहाँ पर कितने रिवीजन की ज़रूरत है, कहाँ पर थोड़ी सी आपको ढील डालने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, विलेज पंचायत के लिए। ठीक है, विलेज पंचायत अपने लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। अच्छा, हम सभी को पता है कि भाई ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस के अंतर्गत आता है, और 73 और 74वें जो संविधान संशोधन है वो ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों के लिए स्वशासन की, प्रशासन की बात करते हैं। ठीक है, 73वां 74वां संविधान संशोधन जो कि 1993 में आपका आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? महात्मा गांधी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेस्ली। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? महात्मा गांधी को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड रिपन को, या फिर लॉर्ड वेलेस्ली को? ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कई बच्चे फिर बोलेगी सर फिर बेसिक क्वेश्चन है, तो आप सभी ने देखा है कि स्टैंडर्ड किस तरह से धीरे धीरे हम बढ़ाते गए हैं। ठीक है, तो हर तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में टफ क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं। यदि आप पॉलिटी का एनालिसिस करेंगे तो क्वेश्चंस आपको देखने को आसान ही मिलेंगे। टफ वो इसलिए लगे क्योंकि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं थे और आप गलतियां करके आ गए थे वहाँ। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड रिपन। ठीक है, दो नाम याद रखना है, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने सारे अच्छे काम किए थे, मतलब यदि मैं बोलूँ जितने भी वायसराय थे उनमें से एक ऐसा वायसराय जिसने भारत के बारे में सोचा, भारत के लोगों के बारे में सोचा सही तरीके से, तो वो लॉर्ड रिपन थे। और लॉर्ड रिपन के ही अपोजिट काम जो किए हैं वो लॉर्ड लिटन ने किए थे। ठीक है, मतलब उन्होंने जितना परेशान हो सकता था भारतीयों को किया था, इंडियंस को जितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा सकता था उतना उस व्यक्ति ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता कमेटी रिकमेंडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ? ऑप्शन ए नगर पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी मंडल पंचायत, ऑप्शन नंबर डी ग्राम पंचायत। अशोक मेहता समिति की स्थापना के लिए सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति ने किसकी सिफारिश की थी? ऑप्शन ए नगर पंचायत, बी
पंचायत समिति, सी मंडल पंचायत या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्राम पंचायत। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है मंडल पंचायत की, ठीक है, जिन्हें एक्चुअली फॉलो नहीं किया गया। फिर एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारी मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। किसी भी मंथ की पीडीएफ आप 9 रुपये में खरीद सकते हैं, जिसमें आपको 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे करंट अफेयर के बायलिंगुअल, और उन 600 क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया ना तो पूरे मंथ का सारा करंट अफेयर आपके लिए कंप्लीट हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया वॉज सेट अप एट मद्रास इन द ईयर 1767, 1687, 1667, 1678। भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था किस वर्ष? 1967, 1987, 1767, 1687, 1667 या फिर 1678 में कब किया गया था? ठीक है, तो यहाँ से देखो मेरे दो क्वेश्चन बेसिकली तैयार हो जाएंगे। पहला तो ये कि पहला नगर निगम कहाँ पर बना था, तो मद्रास में बना था, ठीक है, और किस वर्ष बना था, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1687 में। यदि आपसे कोई पूछता है कि पहला कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भारत में कब बना था, तो सर 1687 में बना था। किस शहर में बना था या किस प्रोविंस में बना था, तो वो प्रोविंस या वो शहर था मद्रास। क्लियर है, वेरी गुड। अब सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि यार शांति से नहीं बैठे रहना है, आपको पार्टिसिपेट करना है, और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो सीरियसली पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि अब नहीं पढ़ोगे तो फिर कभी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल, स्टेट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल, कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ 2nd शेड्यूल, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। भारत के संविधान में आर्थिक और सामाजिक नियोजन को शामिल किया गया है 7वीं अनुसूची की संघ सूची में, 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में, 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में, कहाँ पर इसे लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, समवर्ती सूची की 7वीं अनुसूची में लिया गया था, कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल में लिया गया था। अब आपको पता होगा कि भारतीय संविधान ने शक्तियों का बंटवारा किया है, राज्यों और संघों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया है। क्वेश्चन एक और देता हूँ कि किस आर्टिकल के तहत राज्यों और संघ के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, सभी को आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तरह की लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें लिखे हुए विषय के बारे में सारी शक्तियाँ यूनियन यानी कि केंद्र सरकार के पास होती है, या उनके लिए नियम बनाने की पावर केंद्र सरकार के पास होती है, या फिर उनकी संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र सरकार के पास होती है। मतलब पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दोनों की दोनों किसकी हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, यूनियन गवर्नमेंट की हैं, उन टॉपिक्स के लिए, उन सब्जेक्ट के लिए जो यूनियन लिस्ट में लिखे हुए हैं, ठीक है। स्टेट लिस्ट में सेम, स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक्स हैं उनके लिए पावर्स, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? स्टेट गवर्नमेंट की बनती है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए रूल्स बनाने की पावर भी दोनों गवर्नमेंट के पास होगी, यानी कि स्टेट और सेंट्रल के पास, और उनको सही करने की, संभालने की जिम्मेदारी भी किसके पास होगी? स्टेट और सेंट्रल के पास। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। इस एग्ज़ाम के लिए हमने लेबर लॉज को बहुत पढ़ा है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी। तो ये तीनों ही चीज़ें, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी जो हैं, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आती हैं। इसका मतलब इनके लिए रूल्स बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। इनको सही करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। अब इसका वेरिफिकेशन मैं आपको देता हूँ। आपने देखा होगा जब हम लोग पढ़ते थे तो पुराने जो लॉज हैं उनमें देखें तो हमने 40+ सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज देखे हैं और 200+ स्टेट गवर्नमेंट के लॉज देखे। मतलब कितनी ज़्यादा एम्बिग्यूटी है, कितना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है वहाँ पर। इसी हिसाब से आपने देखा होगा कि जो नया लेबर कोड आया है उसमें एक फ्लोर वेज बनाया है। तो फ्लोर वेज को कौन डिसाइड कर रहा है? हमने देखा है कि फ्लोर वेज को तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, लेकिन जो मिनिमम वेज है उसे स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की या हर एक स्टेट की, हर एक रीजन की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, और उन लिमिटेशंस के बेसिस पर ही आप मिनिमम वेज डिसाइड करेंगे। तो भाई स्टेट गवर्नमेंट भी अपना अधिकार
या अपना राइट या अपनी पावर को यूज़ कर रही हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी पावर को यूज़ कर रही है। तो सर ये बैलेंस कैसे हो रहा है? बैलेंस ऐसे हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फ्लोर वेज बना दिया है। अब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जब मिनिमम वेज को डिसाइड करेगी तो मिनिमम वेज, किसी भी स्टेट का मिनिमम वेज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किए गए फ्लोर वेज से नीचे नहीं हो सकता। माने कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई फ्लोर वेज 200 रुपये पर डे है एग्जाम्पल के तौर पर, तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का मिनिमम वेज 200 रुपये से कम नहीं हो सकता है। क्लियर है? आई गेस सभी को क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी? Which of the following is not considered as a part of civil society? Option A, non-government organizations. Option B, caste associations. Option C, legislature. और ऑप्शन नंबर डी, families. निम्नलिखित में से किसे सिविल सोसाइटी का हिस्सा नहीं माना जा सकता है? पहला ऑप्शन है गैर सरकारी संगठन, दूसरा ऑप्शन है जाति संघ, तीसरा ऑप्शन है विधानसभा, चौथा ऑप्शन है परिवार। इनमें से किसे सिविल सोसाइटी का एक हिस्सा नहीं माना जा सकता? और करेंट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, लेजिस्लेचर को, यानी कि विधानसभा को। क्यों? क्योंकि तो गैर सरकारी संगठन समाज के लिए काम कर रहा है। जाति संघ, मान लीजिए यदि रिजर्व क्लास का संघ है तो वो रिजर्व क्लास को के लिए काम करेगा, है ना। किसी माइनॉरिटी का है तो माइनॉरिटीज़ के लिए काम करेगा, एट्सेट्रा। वही हम परिवार की बात करें तो भाई जो फैमिलीज़ हैं ये तो फंडामेंटल यूनिट हैं एक तरह से सिविल सोसाइटीज़ की। क्यों? क्योंकि फैमिलीज से मिलकर ही तो एक सोसाइटी बनेगी। गॉट इट? आई गेस क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है, हु कंसीव्ड द कंसेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज? हु कंसीव्ड द कंसेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज? जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंदा। ग्राम स्वराज्य की अवधारणा की संकल्पना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अब इस एक क्वेश्चन से सभी बच्चों को सिंपल क्वेश्चन की अहमियत समझ आ जाएगी। कहने को ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन बहुत सारे बच्चे इसे फंबल करके आएंगे और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 100% देखने को मिलेंगे, आप कुछ भी कर लो, देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अब यहाँ पर इस चीज़ को ज़रा आप लोग ध्यान से समझो कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज्य की अवधारणा को जन्म दिया था, या इन्हें ग्राम स्वराज्य की अवधारणा का जनक कहा जाता है। याद रखना है। एक बार फिर से बता दूं कि हमने 2025 के लेटेस्ट मॉड्यूल निकालने चालू कर दिए हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के जो 2025 के अपडेटेड पीडीएफ्स हैं वो आ गए। इसमें एमसीक्यूज़ हैं और इसे हमने 399 वाला जो ईपीएफओ पैकेज है उसी में ही डाल दिया है। तो जिन्होंने ऑलरेडी 399 वाला पैकेज परचेज करके रखा है उन्हें ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। वो बच्चे जो इसे एक्सेस करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नॉलेज का एक ऑफिशियल एप्लीकेशन की लिंक है, उस लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और 399 वाले पैकेज को परचेज करके इसे एक्सेस कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं कि जैसे ही सारे मॉड्यूल अपडेट होंगे इस पैकेज की प्राइस अब थोड़ी सी बढ़ जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एवरी 5 ईयर टू डिटरमाइन। State Finance Commission is appointed by state government every 5 years to determine option A, financial resources of the state for placing states requirements before the union government, option B, development requirement of the state for formulating state 5-year plans, option C, budgetary requirement of various departments of the state government, or option number D, patterns of distribution of state tax revenue between the state government and the local bodies, both rural and urban, and the pattern of grant in aid in local bodies। तो इसका हिंदी में क्वेश्चन ये है कि भाई राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में निर्धारित की जाती है किस उद्देश्य से? ऑप्शन ए है इसका, राज्य की आवश्यकताओं को केंद्र सरकार के समक्ष रखने के लिए राज्य के वित्तीय समाधान के तौर पर, ऑप्शन बी, राज्य पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए राज्य की विकास आवश्यकताओं के ऊपर, ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की बजटीय अवधारणाओं के लिए,
या फिर ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार की स्थानीय निकायों ग्रामीण और शहरी दोनों के बीच राज्यों के कर राजस्व के वितरण का पैटर्न और स्थानीय निकायों को सहायता प्रदान करने के लिए। तो कौन सा इसका स्टेटमेंट सही होगा? बहुत प्यारा ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। पूरे चांसेस हैं कि आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। आपको याद होगा 15th फाइनेंस कमीशन 15वें वित्त आयोग के ऊपर क्वेश्चन हमें देखने को मिला था एपीएफसी 2023 में। वित्त आयोग पर क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन राज्य वित्त आयोग से उठा लिया है, ठीक है, क्लियर है। 15वें वित्त आयोग से 15th फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने इस क्वेश्चन को पिक करा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन एकदम से कहाँ से आ गया, ठीक है, क्योंकि जैसे ही वित्त आयोग का क्वेश्चन आया था सब लोग कंफ्यूज हो गए थे कि सर ये क्वेश्चन क्यों आ गया। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि भाई इसका जो फाइनेंस कमीशन बनाई जाती है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसका काम होता है कि स्टेट में जितना भी टैक्स आएगा उसका स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ के बीच डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए इसको बनाया जाता है प्राइम। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन इन पंचायती राज बॉडीज सीक्स टू इंश्योर। ऑप्शन ए, इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन। ऑप्शन बी, जेंडर पैरिटी इन रूरल सोसाइटी। ऑप्शन नंबर सी, पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन पब्लिक लाइफ। ऑप्शन नंबर डी, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन एज एन इंडिविजुअल। हिंदी में क्वेश्चन है पंचायती राज निकायों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण क्या सुनिश्चित करना चाहता है या क्या सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए, महिलाओं और बच्चों का आर्थिक कल्याण। ऑप्शन बी, ग्रामीण समाज में लैंगिक समानता। ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी। या फिर ऑप्शन नंबर डी, एक व्यक्ति के रूप में महिलाओं का सशक्तिकरण। क्लियर है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? महिलाओं को पंचायती राज में लाने का क्या उद्देश्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी, यानी कि जो पब्लिक लाइफ है उसमें महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। या इसका एक ऑप्शन होता है विमेन एम्पावरमेंट, तो वो भी सही है, महिलाओं को जागरूकता प्रदान करना ये भी सही है, महिलाओं की स्थिति में सुधार करना ये भी सही है। ये सारे पॉसिबल आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार हो सकता है स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए और ये चारों चीज़ें दे दें, तो ऑल ऑफ द अबव उसका आंसर होगा। क्लियर, हर एक तरह से आपको प्रिपेयर रहना है, रट्टू तोता नहीं बनना है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग भी चलाना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मेयर इन काउंसिल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स। मेयर इन काउंसिल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स। ऑप्शन ए, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द म्यूनिसिपल लेवल, क्लासिकल प्रीफेक्टोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द म्यूनिसिपल लेवल, मेकिंग मेयर अनअकाउंटेबल टू हिज कॉलीग्स। और ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द म्यूनिसिपल लेवल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत दिमाग से लगाना, ठीक है। जितना सिंपल ये क्वेश्चन है उतना ही थोड़ा सा टफ इसका आंसर हो सकता है, उतना ही टफ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना हो सकता है। सरकार के मेयर इन काउंसिल का क्या अर्थ है, या मेयर इन काउंसिल के रूप का क्या अर्थ है, ये किस तरह की मैनेजमेंट को प्लान करता है। ऑप्शन ए, नगर पालिका स्तर पर सरकार के कैबिनेट का रूप। ऑप्शन बी है, नगर पालिका स्तर पर सरकार का शास्त्रीय प्रीफेक्टोरियल रूप। ऑप्शन नंबर सी है, मेयर को अपने साथियों के प्रति जवाबदेह बनाना, अनअकाउंटेबल प्रति अजवाबदेह बनाना, अनअकाउंटेबल है अजवाबदेह, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। और चौथा है नगर पालिका स्तर पर सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप। तो कौन सा जो है वो सही होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर? बड़े ध्यान से इसको पढ़ो, सभी बच्चों को इसका आंसर देना है कंपल्सरीली, ठीक है, कंपल्सरीली मुझे इसका आंसर चाहिए हर एक स्टूडेंट से। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो मेयर एंड काउंसिल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये क्या होता है? कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द म्यूनिसिपल लेवल, यानी कि नगर पालिका स्तर पर आप कैबिनेट स्वरूप का सिस्टम बना रहे हैं। जिस तरह से कैबिनेट चलती है हमारी संसद में, उसी तरह का सिस्टम आप यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आप सभी बच्चों को बहुत पसंद आ रही होगी और आप सभी लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को रिवाइज़ करने में यूज़ कर रहे होंगे। मेरी कोशिश यही है कि डेली बेसिस पर डिफरेंट सब्जेक्ट को मैं पिक करूँगा, बेसिकली क्वाड्रेंट 4 के सब्जेक्ट को मैं पिक करूँगा और उनकी प्रैक्टिस आपको कराऊँगा। क्वाड्रेंट 4 के सब्जेक्ट के अलावा जिन सब्जेक्ट को हम कवर कर चुके हैं उनके भी हम टॉपिक वाइज यहाँ पर रिविज़न कर रहे हैं।
क्वेश्चंस का लेवल मैं स्टेप बाय स्टेप धीरे-धीरे बढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है? तो आराम से रिवाइज़ करते चलो, डेली बेसिस पर पढ़ते चलो। मैं 10 से 15 क्वेश्चन ही डेली कराता हूँ और आपका ज़्यादा समय भी नहीं लेता हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ क्लासेस में आपको 5-6 क्वेश्चन कराने में ही 1 घंटे की क्लास लगा दी जाती है, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको 20 से 25 से 30 मिनट में 15 से 20 क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो कोशिश कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। बाय बाय, गुड नाइट।